नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट आना। पिछले वीडियो में अपने ये पढ़ा था कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, विस्तृत और नियमित परावर्तन। आज हम किसी भी वस्तु या बिंब के प्रकाश के परावर्तन के कारण बनने वाले प्रतिबिंबों का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दर्पण और उसके प्रकार की। सामान्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी पृष्ठ सतह समतल होती है वो समतल दर्पण कहलाता है, और ऐसा दर्पण जिसकी पृष्ठ सतह गोलीय होती है, एक सतह से पॉलिश की होती है, तो ये इसकी पृष्ठ सतह हो गई। पृष्ठ सतह जिसकी गोलीय होती है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं, जिसकी पृष्ठ सतह समतल होती है वो समतल दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण को फिर अपने दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी पृष्ठ सतह अंदर की तरफ वक्रित होती है वो होता है अवतल दर्पण, और जिसकी पृष्ठ सतह बाहर की ओर वक्रित होती है यानी बाहर की ओर गोलीय सतह होती है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका अध्ययन अपने आगे करेंगे कि किस प्रकार इनका बनता है, क्योंकि अपने प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो उस दौरान इसका विस्तृत अध्ययन होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, बच्चे यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाए, तो इसी वे से आपको बताएंगे सरल विधियों से। किसी भी वस्तु दर्पण मान सकते हैं अपने, या चमकीली सतह भी हो सकती है कोई भी, उसके ऊपर जब प्रकाश की किरण टकराती है तो कुछ एक विशेष वैज्ञानिक परिभाषाएं उनकी बोली जाती है, जिसका उपयोग अपने प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन दोनों में ही किया जाता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है इनमें। पहले बात करते हैं इससे संबंधित उन परिभाषाओं की, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लेते हैं कि अपने पास ये कोई एक दर्पण है। पहली परिभाषा आती है ध्रुव। जैसे देखो, कोई भी दर्पण का बीच का मध्य बिंदु या वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष गुजरता है वो बिंदु कहलाता है ध्रुव। इसको साधारण भाषा में दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दूसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष। दर्पण के बीच वाले स्थित बिंदु ध्रुव से गुजरने वाले एक सीधी काल्पनिक रेखा जो होती है उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण में मुख्य अक्ष जरूर खींचा जाता है, क्योंकि इसके बिना प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो सकता, प्रतिबिंब के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। तीसरा होता है वक्रता केंद्र या वक्रता
त्रिज्या। किसी भी गोलीय दर्पण को अगर अपन ध्यान से देखें, मान लेते हैं जैसे ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, उसको अपने देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो किसी एक गोले का भाग हो। जैसे ये भी है और यह भी एक गोले का भाग लग रहा है। तो उस गोले का जो केंद्र होता है, उस केंद्र बिंदु को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और उसकी त्रिज्या जो होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी इसको परिभाषित करेंगे तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और उस गोले की त्रिज्या जो होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अगली परिभाषा देखते हैं कुछ। चौथी परिभाषा, मुख्य फोकस या फोकस दूरी। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। तो जिस बिंदु पर वो मिलती है अथवा मिलती हुई सी प्रतीत होती है, जैसे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है ये, और इस दर्पण से टकराने के बाद जहाँ वो मिल रही है, जिस बिंदु पर मिल रही है, या अगर वो दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है तो वो हमें मिलती हुई सी प्रतीत होती है। तो जहाँ मिलती है अथवा मिलती हुई सी प्रतीत होती है उस बिंदु को अपने बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसकी ध्रुव से जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये हो गया इसका मुख्य फोकस, और इसको बोलते हैं अपने फोकस दूरी। इसको क्रम से मुख्य फोकस को बड़े एफ से और फोकस दूरी को छोटे एफ से प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। इसी के साथ दो परिभाषाएं भी आ जाती है, वो अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। जो अपने बीच में छोड़ा था कि अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं उसको, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसी चित्र में अपने देखें तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब एक अवतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वास्तव में वो परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है। मतलब अब ये जो अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अभिसारित करता है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी दर्पण। और इसके विपरीत उत्तल दर्पण जो होता है वो अभिसारित ना करके अपसारित कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण। तो इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित कुछ सामान्य नियम। देखो, प्रतिबिंब निर्माण जब किया जाता है तो इसके लिए हमें 3-4 रेखा चित्र खींचने पड़ते हैं। वो रेखा चित्र कैसे खींचे जाते हैं उसके बारे में अपने सबसे पहले जानते हैं। इसके लिए अपवर्तन से संबंधित परावर्तन से संबंधित कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है, मान लेते हैं अपने पास ये एक अवतल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो आने के पश्चात सदैव वो मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला नियम ये, या गुजरती हुई सी प्रतीत होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण से टकराती है तो या तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई सी प्रतीत होती है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, इसके विपरीत वाला नियम होता है ये, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत की तरफ चली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य फोकस है। जब वो प्रकाश की किरण
मुख्य फोकस से गुजरती हुई आ रही है। तो जैसे ही दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण अगर लें तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही होती है तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत की तरफ गुजर जाती है। ये हो गया अपना दूसरा नियम। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये F होता है और ये C वक्रता केंद्र, जिसकी परिभाषा आपने पीछे पढ़ी है, इसी प्रकार ये F और ये C वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वो उसी रास्ते पे वापस चली जाती है जिस रास्ते से वो आ रही है। जैसे वक्रता केंद्र से आ रही है ये प्रकाश की किरण, तो इस रास्ते से आ रही है और टकराने के बाद उसी रास्ते पे वापस से चली जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से आती है तो वो वक्रता केंद्र पर आपतित होती सी प्रतीत होती है, तो वो उसी रास्ते पे वापस से चल जाती है। ये तीसरा नियम हो गया। इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं कि सी से जब कोई प्रकाश की किरण आ रही होती है तो वो उसी मार्ग पे, अपना मार्ग नहीं बदलती, उसी मार्ग पे गुजर जाती है। चौथा नियम, चौथा बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, हर जगह काम आता है ये। जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वो उसी प्रकार का कोण बनाते हुए इस प्रकार गुजर जाती है। ये दोनों में एक जैसी बनती है। ध्रुव पर आपतित होती है तो वो अपना मार्ग, अपना कोण, जैसे I बराबर R दोनों कोण सेम रहते हैं और मुख्य अक्ष यहाँ पे अभिलंब की भांति व्यवहार करता है। तो ये चार जो रेखा चित्र होते हैं, ये चारों में से कोई दो रेखा चित्र खींचकर अपने प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो इनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण चौथा होता है और चौथे के अलावा ये पहला होता है और ज़्यादातर यही काम आते हैं और इसके अलावा और भी होते हैं। तो इन चारों में से कोई भी दो रेखा चित्र जो है वो अपने बना के उसकी सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, किसी भी प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित कोई प्रश्न होता है उसमें से मुख्य रूप से अपने देखेंगे चार चीजें पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले वस्तु कहाँ होती है। मान लेते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत हो, सबसे पहले अपने दर्पण का चित्र बनाएंगे। दर्पण का चित्र बनाने के बाद इससे संबंधित सामान्य जो बातें होती है वो पूरी करेंगे। जैसे इसका मुख्य अक्ष, इसका ध्रुव, इसके बाद इसका F, इसके बाद इसका C। और अब मान लेते हैं अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, ये अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण और जैसे ही वो टकराएगी, टकराने के बाद अपने जानते हैं कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो इसकी अपना वर्णन इस प्रकार करेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, मुख्य फोकस पर आ गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, जब कोई प्रतिबिंब का आकार हमें बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये उल्टा है अथवा सीधा है, तो अपने इसको महसूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है इसका आकार अत्यंत छोटा है। इसके अलावा एक और शब्द आता है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है इसके बारे में भी अपने थोड़ा पढ़ेंगे। प्रकृति दो प्रकार की होती है, थोड़ा सा बीच में मैं बता देता हूँ। प्रकृति एक होता है वास्तविक और दूसरी होती है आभासी। जब कोई प्रतिबिंब को पर्दे पर वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो उस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रकृति बोला जाता है। और जब किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको अपने आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है।
जैसे अपने उदाहरण के लिए अपने पीछे देखा ही था, जैसे ये है, इसको अपने पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं, इसको अपने महसूस कर रहे हैं, मिलता हुआ सा प्रतीत होता है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी है, और ये सारे प्रतिबिंब कैसे हैं, वास्तविक। ये कैसे हैं, आभासी। इसके अलावा एक शब्द आता है उल्टा और सीधा प्रतिबिंब। तो जब कोई प्रतिबिंब हमें उल्टा बनता हुआ दिखाई देता है तो वो उल्टा होता है, जब वो सीधा होता है तो सीधा। उल्टा और सीधा की पहचान अपने मुख्य अक्ष की सहायता से करते हैं। अब अगर मुख्य अक्ष से नीचे बनता है प्रतिबिंब तो उसको उल्टा कहेंगे, अगर ऊपर बनता है तो उसको सीधा कहेंगे। इसमें तीर की नोक के हिसाब से उसको व्यक्त करते हैं। जब तीर की नोक ऊपर होती है तो वो सीधा, और तीर की नोक जब नीचे होती है तो उसको उल्टा कहते हैं। अब इसकी प्रकृति देखो, ऐसे प्रतिबिंब को अपने पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको वास्तविक बोलते हैं, और चूंकि ये नीचे बनता है इसलिए इसको उल्टा बना देते हैं। दूसरी स्थिति, जब वस्तु सी और अनंत के मध्य हो, जब वस्तु सी और अनंत के मध्य हो, सबसे पहले अपने इस चित्र में तो खैर क्योंकि अनंत पर होती है वस्तु तो इसमें अपने महसूस नहीं होता, यहाँ पे अपने वस्तु को भी लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ सबसे पहले F, सबसे पहले C। अब अपने वस्तु लेते हैं, वस्तु की जगह अपने तीर की नोक लेते हैं, तो C और अनंत यानी C से दूर कहीं भी ले लेते हैं। जैसे ये ले लिए अपने C से दूर। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वही दो किरण चित्र यूज करेंगे अपने। सबसे पहले अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ इसकी नोक से अनंत से आएगी प्रकाश की किरण, और यहाँ से टकराते हुए मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो सबसे पहले ये बनाएंगे अपने अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है। दूसरी 4 नंबर नियम लागू करेंगे अपने। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव प्राप्तित होती है तो उसी प्रकार का कोण बनाती है। ये अपने चांदे की सहायता से यूज करके एकदम सही बना सकते हैं, हालांकि मैं थोड़ा इसको रफली बना रहा हूँ। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होता है वो सदैव यहाँ प्राप्त होता है। यानी इस कहाँ बनता है ये प्रतिबिंब, C और F के मध्य बनता है। आकार कैसा होगा इसका, आकार चूंकि ये इसके मुकाबले छोटा है तो इसको बोलेंगे अपने छोटा, अत्यंत छोटा नहीं कहेंगे क्योंकि ये दिख रहा है हमें। प्रकृति, चूंकि प्रतिबिंब को अपने वास्तव में पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इसको बोलते हैं वास्तविक। और आप देख सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है इसलिए ये होगा उल्टा। तीसरा, जब वस्तु C पर हो, सबसे पहले वही करेंगे अपने F C, वस्तु को C पर लेंगे। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, पहला नियम। फिर चौथा नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर आ रही होती है तो हमें ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एकदम सही बनाएंगे तब इस प्रकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो इसकी स्थिति देखते हैं। सबसे पहले ऐसा प्रतिबिंब सदैव C पर बनता है। आकार, ये आकार इसका समान होता है, बराबर आकार का होता है, यानी जितना वस्तु का आकार होता है उतना इसका आकार होता है, यानी बिंब के बराबर प्रतिबिंब। प्रकृति वास्तविक और उल्टा। चौथा, जब वस्तु C और F के मध्य हो, इसको बार बार करके अपने बहुत ही इजी वे से इसको तैयार कर सकते हैं। पेपर में निश्चित प्रश्न आता है, इसमें से 2-3 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। F और C, जब वस्तु को लिया आपने C और F के बीच में, प्रकाश की किरण अनंत से आएगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। प्रकाश की किरण, दूसरा नियम, यही नोक से शुरू करना होता है। दोनों रेखाएं किरण चित्र जो भी खींचेंगे नोक से शुरू करेंगे। जब ध्रुव से गुजरेगी तो ध्रुव से उसी प्रकार का कोण बनाते हुए ये
येलो। इसका ये जो है ना एकदम सही बनाएंगे ना अपने, ये यहाँ पर सी से दूर प्राप्त होता है। तो कहाँ बनेगा ये प्रतिबिंब? सी से दूर, यानी सी और अनंत के बीच में। इसको आप ये भी लिख सकते हो, सी और अनंत के मध्य। आकार, इसका आकार बड़ा होता है। प्रकृति, इसकी प्रकृति जो होती है वो पहले की तरह वास्तविक और उल्टा होती है, क्योंकि ऐसा प्रतिबिंब अपने पर्दे के हिसाब से कर सकते हैं। अगला पढ़ते हैं अपने चौथा ये पांचवा पढ़ते हैं। जब वस्तु सी और एफ वाला ले लिया ना, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु होती है एफ। दर्पण अपने लेते हैं अवतल दर्पण। वस्तु को आपने एफ पर लिया, ये वस्तु को एफ पर लिया। वो दोनों नियम, अनंत से आ रही है, इसका मतलब ऊपर से यहाँ गुजरेगी, कहाँ से? मुख्य फोकस से। इसी प्रकार ध्रुव पर आपतित होती है, उसी प्रकार का कोण बनाते हुए ये गुजर जाती है। एकदम सही कोण बनाएंगे ना तो ये दूर से गुजरेगी। और ये भी दूर से गुजरती है, यानी ये किरणें कभी आपस में मिलती नहीं है, समानांतर किरणें होती है। तो इसकी कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? क्योंकि मिलती नहीं है इसलिए इसको कह सकते हैं अपने अनंत पर। और इसके बाद इसका आकार, क्योंकि अनंत पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो इसका आकार अत्यंत बड़ा होता है। और इसके बाद बात करते हैं प्रकृति की, तो वास्तविक और उल्टा। और छठा अंतिम होता है जब वस्तु एफ और ध्रुव के मध्य हो। सबसे पहले अपने बनाएंगे एफ लिया, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये, थोड़ा सा अलग है ये। यहाँ पे एफ और ध्रुव के बीच में आपने वस्तु को लिया। अब वही बात, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार ध्रुव पर आपतित किरण उसी प्रकार का कोण बनाते हुए निकल लेगी। अब ऐसी किरणें कभी आगे तो मिलती नहीं है, लेकिन ये पीछे मिल सकती है, इसलिए इनको डैश डैश करके अपने मिलाएंगे ना पीछे, तो ये हमें पीछे मिलती हुई सी प्रतीत एक बिंदु पर होती है, जहाँ पे अपने इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ऐसा प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनता है, पर्दे के पीछे, या फिर इसको कह सकते हैं आप दर्पण के पीछे। और इसका आकार अत्यंत बड़ा होता है इसका आकार। और प्रकृति, इसकी प्रकृति थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ये प्रतिबिंब हमें वास्तव में पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और ये ऊपर भी है, देखो मुख्य अक्ष के ऊपर है, नोक इसके ऊपर की ओर है, तो इसलिए इसको सीधा बोलते हैं। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अपने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।